आज हम बात करेंगे टेंजेंट स्पेस की, लेकिन टेंजेंट स्पेस की बात करने से पहले हम बात करने लगे हैं कर्व इन अ सरफेस की। और कर्व इन अ सरफेस की बात करने से पहले हम बात करने लगे हैं कि कर्व किस चीज़ को कहते हैं। हमने कहा था गैमा अल्फ़ा बीटा से आर एन पे अगर एक फंक्शन है तो इस गैमा को हमने कहा था ये कर्व है, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो हैं वो एक्सटेंडेड रियल नंबर्स हैं। फिर हमने कहा था अगर गैमा कोई फंक्शन है अल्फ़ा बीटा से R2 में तो गैमा को हम कहेंगे ये प्लेन कर्व है। फिर हमने कहा था अगर गैमा फंक्शन है अल्फ़ा बीटा से R³ के ऊपर तो हम कहेंगे ये गैमा एक स्पेस कर्व है। अब हम कर्व बनाना चाहते हैं जो कहाँ पर हो, सरफेस में हो। जैसे स्पेस कर्व की रेंज R³ है, प्लेन कर्व की रेंज R2 है। अगर आप एक फंक्शन बना सकें अल्फ़ा बीटा से S पे तो हम कहेंगे ये क्या है, कर्व इन S है। क्या ऐसा कर सकेंगे, देखते हैं। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें और हमारे पास जो है फ़र्ज़ करें ये एक सरफेस हो और ये सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, तो मैं बहुत सारी ऐसी कर्व्स बना सकता हूँ जो इस सरफेस के ऊपर ही हैं और इस पॉइंट में से पास कर रही हैं। इस तरह की मैं इन्फिनिट कर्व्स बना सकता हूँ। क्या मैथमेटिकली भी इस तरह का फंक्शन बना सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। अगर S मेरे पास एक सरफेस है और P इस सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है और मैं बनाना चाहता हूँ एक कर्व जो P में से पास कर रही हो, एक ऐसा फंक्शन गैमा अल्फ़ा बीटा से S में के P जो है वो इस गैमा पे लाई कर रहा हो। अगर मेरे पास सरफेस S है और इस पे पॉइंट P है, S चूँकि सरफेस है तो हमें मिलेगा एक पैच सिग्मा U, जिसमें U क्या होगा, ओपन इन R2 होगा और सिग्मा U से S इंटरसेक्शन W पे होम्योमॉर्फिज्म होगा। W जो है ओपन होगा इन R³ और P जो है वो इस S इंटरसेक्शन W में या कह लें सिग्मा ऑफ U में मौजूद होगा। ये मेरे पास फ़र्ज़ करें सरफेस के ऊपर एक पैच है S इंटरसेक्शन W, इस पैच में P मौजूद होगा। सरफेस की डेफिनेशन के मुताबिक S इंटरसेक्शन W जो है वो होम्योमॉर्फिक होगा U के। एक फंक्शन मौजूद है सिग्मा के सिग्मा ऑफ U S इंटरसेक्शन W के इक्वल है। अगर ये P इस रेंज में है तो यहाँ कोई एक पॉइंट होगा U0 V0 के U0 V0 पे जब सिग्मा ऑपरेट होगा तो जवाब P आ जाएगा। मुझे चाहिए एक फंक्शन गैमा अल्फ़ा बीटा से S में। उसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना सकूँ, फाई फ़र्ज़ करें, नाम रख रहा हूँ कि वो अल्फ़ा बीटा के पॉइंट्स T पे ऑपरेट हो और उसकी इमेजेस जो हैं वो हमेशा इस U में आए और ख़ास तौर पे U0 V0 भी उसमें मौजूद हो। गारंटी है कि ऐसा फंक्शन मैं हमेशा बना सकता हूँ। मैं हमेशा ऐसा फंक्शन बना सकता हूँ जो किसी इंटरवल पे ऑपरेट हो और उसके आंसर हमेशा ओपन सबसेट U के अंदर रहे। ये गारंटी है, मैं बना सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने बना लिया है कि फाई जब भी T पे ऑपरेट होता है ये आंसर आते हैं, U के अंदर एक कर्व बनती है, इनकी इमेजेस यहाँ जाएंगी और मेरे पास एक कर्व बन जाएगी। कहाँ, S इंटरसेक्शन W में। S इंटरसेक्शन W चूँकि S का सबसेट है तो ऑब्वियसली मेरे पास एक कर्व बन गई S में।
इस कर्व को मैथमेटिकली हम कैसे लिखा करेंगे? हम कहेंगे गैमा अल्फ़ा बीटा से एस में एक कर्व है। गैमा जब किसी टी पे ऑपरेट होती है तो आंसर क्या आता है? फाई जब किसी टी पे ऑपरेट होता है तो यू के आंसर्स आ रहे हैं, और फ़र्ज़ करें फाई जब भी किसी टी पे ऑपरेट होता है इस ओपन सेट यू के आंसर जो हैं वो यू ऑफ टी और वी ऑफ टी आते हैं। तो गैमा मैं ऐसे बनाने लगा हूँ कि पहले फाई ऑपरेट होगा इस टी पे, आंसर्स ओपन सेट यू में चले जाएंगे, उन आंसर्स पे सिग्मा ऑपरेट होगा और आंसर्स एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू में चले जाएंगे, यानी कर्व बन जाएगी एस के अंदर। तो ये सिग्मा ऑफ फाई ऑफ टी, फाई ऑफ टी के आंसर्स हमने क्या रखे हैं? यू ऑफ टी वी ऑफ टी, तो ये सिग्मा यू ऑफ टी वी ऑफ टी, ये कर्व इन एस हो गई। हमेशा हम एक ऐसा फाई बना सकते हैं, ना सिर्फ एक बल्कि इन्फिनिट फाइज बना सकते हैं कि फाई ऑफ सम टी का आंसर यू नॉट वी नॉट हो और फाई के बाकी सारे आंसर्स भी इस ओपन सेट यू में रहें। और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जब उन आंसर्स पे सिग्मा ऑपरेट होगा तो यू नॉट वी नॉट का आंसर पी आ जाएगा और बाकी सारे आंसर्स एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू में रहेंगे, और इन दोनों को कंपोज करने से हमारे पास अल्फ़ा बीटा के आंसर्स एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू में आ जाएंगे, यानी एस में आ जाएंगे, और मेरे पास एक कर्व बन जाएगी गैमा अल्फ़ा बीटा से एस में, यानी कर्व इन एस। इस तरह के मैं इन्फिनिट फाई बना सकता हूँ, इन्फिनिट कर्व्स बना सकता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि मैं फिज़िकली भी किसी सरफेस के पॉइंट पी में से पास करने वाली इन्फिनिट कर्व्स बना सकता हूँ, तो फार्मूले के लिहाज से भी इस तरह की इन्फिनिट कर्व्स बन सकती हैं। इस वक्त फाइनल कंक्लूजन बस आपको ये याद रखना है, अगर गैमा इज़ ए कर्व इन एस, देन गैमा जब भी किसी डोमेन के पॉइंट टी पे ऑपरेट होगा तो उसके आंसर्स जो हैं वो हमेशा किस शक्ल के होंगे? सिग्मा ऑफ यू ऑफ टी और वी ऑफ टी। ये फाइनल कंक्लूजन है कि हमारे पास सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट में से पास करने वाली हम इन्फिनिट कर्व्स बना सकते हैं। उन इन्फिनिट कर्व्स का जो फार्मूला है वो इस शेप का होगा कि गैमा अगर कर्व इन एस है तो गैमा ऑफ टी सिग्मा ऑफ यू टी वी ऑफ टी होगी। तो हमने देखा है कि सरफेस के ऊपर कर्व होती हैं, किसी भी पॉइंट में से हमारे पास इन्फिनिट कर्व्स बन सकती हैं और उनके फार्मूलाई जो हैं वो इस शेप के होते हैं। सरफेस के लिए टेंजेंट वेक्टर और टेंजेंट स्पेस की बात करने लगे हैं। याद करवा दूं, अगर गैमा हमारे पास कर्व हो तो इसके लिए टेंजेंट वेक्टर हमने डिफाइन किया हुआ है। क्या होता है? इसके लिए टेंजेंट वेक्टर गैमा डॉट टी, गैमा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो टेंजेंट वेक्टर होता है। अब सरफेस के लिए टेंजेंट वेक्टर क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है कि अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास सरफेस है, फ़र्ज़ कर लें ये सफ़ियर ही मेरे पास सरफेस है और ये इसके ऊपर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी में से पास करती हुई मैं इन्फिनिट कर्व्स बना सकता हूँ, और कर्व के लिए मुझे टेंजेंट वेक्टर मालूम है, तो बस कर्व्स के लिए टेंजेंट वेक्टर निकाल लूँगा और उन टेंजेंट वेक्टर्स को मैं सरफेस के टेंजेंट वेक्टर्स कहूँगा। सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर से इन्फिनिट कर्व्स पास कर सकती हैं, हर कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट वेक्टर मालूम किया जा सकता है, उन सारे टेंजेंट वेक्टर्स को हम सरफेस के टेंजेंट वेक्टर्स कहते हैं। एस अगर हमारे पास एक सरफेस है, पी इस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, गैमा ऑफ टी जो है इज ए कर्व इन एस है, मैं ऐसी कर्व्स मालूम कर सकता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले बात की है, और ये कर्व पास कर रही है पी में से। इस कर्व का जो टेंजेंट वेक्टर बनेगा उसी को मैं सरफेस का टेंजेंट वेक्टर कहूँगा। गैमा डॉट टी यानी क्या? टेंजेंट
वेक्टर ऑफ गैमा थ्रू पी। इस कर्व का टेंजेंट वेक्टर जो है इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर ऑफ सरफेस S एट P। सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर हम सरफेस का टेंजेंट वेक्टर डिफाइन करने लगे हैं। हमें मालूम है कर्व का टेंजेंट वेक्टर, और सरफेस के पॉइंट में से कर्व्स पास कर सकती हैं। कोई भी अगर कर्व गैमा ऑफ टी है जो सरफेस में है और पॉइंट पी में से पास कर रही है, तो उस कर्व का जो टेंजेंट वेक्टर होगा यानी गैमा डॉट टी जो होगा उसी को हम सरफेस का टेंजेंट वेक्टर कहेंगे। जो कर्व की बात थी उसमें कॉमनली हम यूनिट टेंजेंट डिफाइन करते थे जो हमेशा यूनिक होता था। सरफेस के ऊपर अगर आप यूनिट टेंजेंट भी डिफाइन करें तो भी हर कर्व के लिए वो यूनिट टेंजेंट डिफरेंट हो सकता है। तो हमारे पास सरफेस के लिए जो टेंजेंट वेक्टर्स हैं किसी पॉइंट के ऊपर वो इन्फिनिट हो सकते हैं, अक्सर इन्फिनिट ही होते हैं। वो सारे टेंजेंट वेक्टर्स को अगर हम इकट्ठा कर लें और एक सेट में रख लें तो उस सेट को हम टेंजेंट स्पेस कहते हैं। सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट में से डिफरेंट कर्व्स पास कर रही हैं। हर कर्व के लिए आप टेंजेंट वेक्टर मालूम कर सकते हैं। वो सारे टेंजेंट वेक्टर्स इकट्ठे करके एक सेट में रख लें तो हम उस सेट को टेंजेंट स्पेस कहते हैं। और अगर हम सरफेस के पॉइंट पी की बात कर रहे हैं तो उस टेंजेंट स्पेस को हम TPS से डिनोट करते हैं। TPS क्या है? सरफेस के पॉइंट P पे जितने भी टेंजेंट वेक्टर बन सकते हैं उन सारे टेंजेंट वेक्टर्स के सेट को हम टेंजेंट स्पेस कहते हैं और TPS से लिखते हैं। इसको टेंजेंट स्पेस क्यों कहते हैं? कॉमनली अगर फ़र्ज़ करें ये स्फीयर की बात है, इसके मैं ये टेंजेंट वेक्टर्स इकट्ठे कर लेता हूँ तो मेरे पास एक प्लेन बनता है। क्या बनता है? एक प्लेन बनता है, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कि वो टेंजेंट प्लेन है। लेकिन हम जनरली इसको टेंजेंट स्पेस कहते हैं। टेंजेंट प्लेन है या ये टेंजेंट स्पेस है जिसमें क्या मौजूद हैं? जिसमें सरफेस के पॉइंट के ऊपर जितनी कर्व्स पास कर रही हैं उन कर्व्स के टेंजेंट वेक्टर्स को हमने इकट्ठा कर लिया है। स्पेस का लफ्ज़ इसके लिए इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये बेसिकली एक वेक्टर स्पेस है। स्पेस का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस है। कैसे वेक्टर स्पेस है अभी हम प्रूफ करते हैं। इसको प्रोपोजिशन करने लगे हैं, एक थ्योरम करने लगे हैं। सिग्मा जो है U से R³ पे पैच है सरफेस S का। S हमारे पास एक सरफेस है, सिग्मा जो है इसका पैच है U से R³ पे। बेसिकली कह सकते हैं U से S इंटरसेक्शन W पे, जहाँ W R³ का कोई ओपन सबसेट होगा, U R2 का ओपन सबसेट है। ये बातें मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसने पैच कह दिया है। कंटेनिंग अ पॉइंट P, और इस सरफेस में एक पॉइंट P मौजूद है और ये पैच में मौजूद है। पैच में मौजूद होने का मतलब है पैच की इमेज में मौजूद है। और जो ओपन सबसेट U है R2 का, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसने U और V लिए हैं। कॉमनली अभी तक हम यही ले रहे थे। टेंजेंट स्पेस ऑफ S एट P, सरफेस S की पॉइंट P पे जो टेंजेंट स्पेस है अभी हमने डिफाइन की थी कि सरफेस S के ऊपर अगर कोई पॉइंट P मौजूद है उस P में से इन्फिनिट कर्व्स पास कर सकती हैं। हर कर्व के लिए आप एक टेंजेंट वेक्टर मालूम कर सकते हैं और उन टेंजेंट वेक्टर्स के सेट को हम टेंजेंट स्पेस कहते हैं S। यहाँ पर साबित ये करना है कि वो टेंजेंट स्पेस एक वेक्टर सबस्पेस है R³ की। क्या साबित करना है? कि वो जो टेंजेंट स्पेस है वो R³ की एक वेक्टर सबस्पेस है। और दूसरी बात ये साबित करनी है कि वो स्पैन हो रही है इन दो वेक्टर्स से। किन दो वेक्टर्स से स्पैन हो रही है? सिग्मा U, यानी इस सिग्मा का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U
और कौन से पॉइंट पे, u नॉट v नॉट पॉइंट पे, और इस सिग्मा का पार्शियल डेरिवेटिव v पॉइंट u नॉट v नॉट पे। u नॉट v नॉट क्या है? u नॉट v नॉट कोई ओपन सबसेट u का पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर जब सिग्मा ऑपरेट होता है तो p बनता है। प्रूव हमने ये करना है कि जो हमारी टेंजेंट स्पेस है पॉइंट P के ऊपर जो टेंजेंट वेक्टर से बन रही है वो टेंजेंट स्पेस R³ की एक सब स्पेस है, और वो जनरेट हो रही है दो वेक्टर्स से, सिग्मा u एट u नॉट v नॉट और सिग्मा v एट u नॉट v नॉट। ये बात हमने प्रूफ करनी है। उसने हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान कर दिया है, बजाय इसके कि हम ये प्रूफ करें कि वो सब स्पेस है, हमने ये प्रूफ करना है कि वो सब स्पेस ख़ास है। कौन सी ख़ास है? जो इन दो वेक्टर्स से जनरेट हो रही है। याद कर लें, R³ जो है ये हमारी वेक्टर स्पेस है ओवर कौन से फील्ड के लिए वेक्टर स्पेस है? ओवर द फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स ये वेक्टर स्पेस है। और स्पैन्ड सब स्पेस किस तरह की होती है? अगर मैं कोई से भी वेक्टर्स लूँ, फर्ज करें मैंने दो वेक्टर्स लिए R³ में से, और मैं इनके लीनियर कम्बिनेशंस बनाकर इकट्ठे कर लूँ एक सेट में, तो उस सेट को मैं कहता हूँ वो सब स्पेस है। क्या है? सब स्पेस है। किसकी? R³ की। और ये स्पैन हो रही है, जनरेट हो रही है V1 और V2 से। मैंने जब कहा कि मैं इनके लीनियर कम्बिनेशंस बनाकर इकट्ठे कर लूँ, तो इस चीज़ को हम लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं। इसमें A और B जो है वो हम कहाँ से लेते हैं? फील्ड से लेते हैं, और फील्ड हमारा कौन सा है? रियल नंबर्स का सेट है। यानी मुझे प्रूव ये करना है कि जो टेंजेंट स्पेस है वो इस तरह की सब स्पेस है। V1 V2 से नहीं जनरेट हो रही यहाँ पे वो स्पेशली इन दो वेक्टर्स से जनरेट हो रही है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंजेंट स्पेस की बात करते हैं। टेंजेंट स्पेस जो है वो कॉमनली हम TPS लिखते हैं। लेट TPS बी टेंजेंट स्पेस ऑफ S एट P। S के पॉइंट P पे जो टेंजेंट स्पेस बन रही है वो TPS है। और TPS को प्रूव ये करना है कि वो इन वेक्टर्स से जनरेट होने वाली सब स्पेस है। इन वेक्टर से जो सब स्पेस जनरेट हो रही है, कंफर्म होता है कि जब वेक्टर से हम जनरेट करते हैं, स्पैन करते हैं, तो वो हमेशा सब स्पेस ही बनती है। इन वेक्टर से जो सब स्पेस जनरेट हो रही है, फ़र्ज़ करें मैं उसका नाम W रख लेता हूँ। उसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे? इन वेक्टर से जनरेट हो रही है तो सम रियल नंबर A इंटू सिग्मा U नॉट V नॉट प्लस सम रियल नंबर B इंटू सिग्मा V U नॉट V नॉट, जहाँ पे A और B क्या हैं? A और B रियल नंबर्स हैं। ये इनसे जनरेट होने वाला सेट मैंने रख लिया है, ये W है। ये कंफर्म है कि ये सब स्पेस है R³ की और ये इनसे स्पैन हो रहा है। लेकिन मैंने प्रूव ये करना है कि बेसिकली TPS जो है ये वाली सब स्पेस है। हमने अब प्रूव ये करना है कि जो टेंजेंट स्पेस है वो इक्वल है इस स्पेस W के, और W जनरेट हो रही है सिग्मा U नॉट V नॉट और सिग्मा V U नॉट V नॉट से। TPS को इसके इक्वल प्रूव कर लिया, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो TPS है यानी टेंजेंट स्पेस है वो R³ की सब स्पेस भी है और वो इन दो वेक्टर्स से जनरेट हो रही है। तो बस अब काम सिर्फ इतना सा बचा है कि TPS और W को हमने इक्वल प्रूफ करना है। दो सेट्स हैं जिन्हें मुझे इक्वल प्रूफ करना है। दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना हो तो याद है क्या तरीका होता है? अगर मुझे सेट A और सेट B को इक्वल प्रूफ करना हो तो मैं शो करूँगा कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है।
और याद है अगर मुझे ए को बी का सबसेट शो करना हो तो मैं ए का कोई एक एलिमेंट लूँगा और उसको साबित करूँगा कि वो बी में भी है, और बी को ए का सबसेट साबित करना हो तो इसी तरह से बी का एक एलिमेंट लेके उसे ए में प्रूफ करेंगे। और जब ए को बी का सबसेट और बी को ए का सबसेट प्रूफ कर लेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि ए और बी इक्वल हैं। यहाँ पे मैंने टीपीएस को डब्ल्यू के इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए मैं पहले डब्ल्यू का एक एलिमेंट लेकर उसे टीपीएस में शो करूँगा तो डब्ल्यू टीपीएस का सबसेट हो जाएगा, और फिर टीपीएस का एक एलिमेंट लेकर उसे डब्ल्यू में शो करूँगा तो दोनों एक दूसरे के सबसेट प्रूफ कर देंगे। इसके लिए पहले मैं टीपीएस को डब्ल्यू का सबसेट शो करने लगा हूँ। इसके लिए मैं टेंजेंट स्पेस का एक एलिमेंट लूँगा। टेंजेंट स्पेस में क्या है? टेंजेंट स्पेस में टेंजेंट वेक्टर्स हैं। टेंजेंट वेक्टर्स कहाँ से बने हैं? कर्व से बने हैं। तो पहले मैं एक कर्व लेता हूँ, उस कर्व का डेरिवेटिव लूँगा तो वो क्या बनेगा? टेंजेंट स्पेस का एलिमेंट बनेगा, और उस एलिमेंट को प्रूव करूँगा कि वो कहाँ है? डब्ल्यू में है। तो मैं एक एलिमेंट लेने लगा हूँ टेंजेंट स्पेस का। टेंजेंट स्पेस का एलिमेंट लेने के लिए मुझे लेनी है पहले एक कर्व। लेट गैमा बी ए कर्व इन एस पासिंग थ्रू P। मैंने एक कर्व ले ली S में जो P में से पास कर रही है। इसका जो डेरिवेटिव होगा वो बेसिकली TPS का एलिमेंट होगा। इसका डेरिवेटिव टेंजेंट वेक्टर होगा और वो TPS का एलिमेंट होगा। सरफेस के ऊपर जो कर्व होती है उसकी कॉमनली शेप शक्ल की होती है। उसके लिए फार्मूला होता है गैमा ऑफ T इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ U ऑफ T और V ऑफ T। ये इसका फार्मूला है। और ये कर्व कहाँ से पास कर रही है? P में से। तो किसी ना किसी पॉइंट T नॉट के लिए इसका आंसर P आ रहा होगा। एंड फॉर सम T नॉट इन डोमेन, डोमेन में से किसी एक T नॉट के लिए गैमा ऑफ T नॉट जो है वो इक्वल है सिग्मा ऑफ U ऑफ T नॉट V ऑफ T नॉट। U ऑफ T नॉट जो है वो फर्ज कर लेता हूं मैं U नॉट V नॉट है, और इसका आंसर क्या है? सिग्मा ऑफ U नॉट V नॉट P है। अगर ये कर्व गैमा सरफेस पे है और ये कर्व पॉइंट P में से पास कर रही है तो किसी ना किसी T नॉट के ऊपर गैमा का आंसर P आना चाहिए। वो हमने सपोज कर लिया कि T नॉट है कि गैमा ऑफ T नॉट सिग्मा ऑफ U ऑफ T नॉट V ऑफ T नॉट, और U ऑफ T नॉट U नॉट है, V ऑफ T नॉट V नॉट है। तो सिग्मा ऑफ U नॉट V नॉट किसके इक्वल है? ये तो उसने दिया हुआ था P के इक्वल है। ऐसी कर्व मौजूद है हमारे पास, हमने ये कर्व ले ली है। इसका डेरिवेटिव कहाँ पे होगा? TPS में होगा, और मुझे शो करना है बेसिकली वो W का एलिमेंट है। क्योंकि ये कर्व T में से पास कर रही है तो इस कर्व का जो डेरिवेटिव है गैमा डॉट T कहाँ पर है? TPS में है। मैंने एक एलिमेंट ले लिया है TPS में, और लेकिन ये गैमा डॉट कहाँ पर मालूम करना है? T नॉट के ऊपर मालूम करना है। जनरली गैमा डॉट जो है वो टेंजेंट है, लेकिन हमने ये टेंजेंट मालूम करना है कहाँ पर? पॉइंट P पर, और गैमा का आंसर T नॉट पे P बनता है। तो गैमा डॉट T नॉट पे मालूम किया, ये टेंजेंट स्पेस में आ गया, ये टेंजेंट वेक्टर हो गया एट पॉइंट P हो गया, ये टेंजेंट स्पेस TPS में आ गया। मुझे इस गैमा डॉट T नॉट को बेसिकली शो ये करना है कि ये कहाँ पर है? सेट W में है। अगर ये सेट W में है तो मुझे शो ये करना है कि गैमा डॉट T नॉट की शक्ल इस तरह की है, क्योंकि W में तो इस शक्ल के एलिमेंट्स हैं। देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि गैमा डॉट T नॉट को इस शक्ल का शो कर सकूँ। अगर मैंने गैमा डॉट T नॉट को इस शक्ल का शो कर दिया तो इसका मतलब होगा ये W में है, ये एलिमेंट है TPS का, ये W में चला गया तो TPS W का सबसेट हो जाएगा। मेरे पास गैमा ऑफ T जो है वो इक्वल है किसके? सिग्मा ऑफ U ऑफ T और V ऑफ T के, और मुझे ज़रूरत है गैमा डॉट T नॉट की।
गैमा डॉट हल करता हूँ, यानी गैमा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, और फिर उसकी वैल्यू टी नॉट पे हल करता हूँ। इसको डिफरेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू टी। गैमा डॉट टी, राइट साइड पे डेरिवेटिव कैसे लेंगे, जो सिग्मा है वो बेसिकली मेरे पास फंक्शन है u और v का, और u और v जो हैं वो फंक्शन है t के, और मुझे मालूम करना है इस सिग्मा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। रूल लगेगा कौन सा, चेन रूल, पहले सिग्मा का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से और फिर u का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से, प्लस सिग्मा का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट से और v का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से। सिग्मा फंक्शन है u और v का, u और v फंक्शन है t के, और मुझे इस सिग्मा का या गैमा का डेरिवेटिव मालूम करना है किसके रिस्पेक्ट से, t के रिस्पेक्ट से। मैंने अप्लाई कर लिया चेन रूल, और मुझे गैमा डॉट चाहिए टी नॉट पे। मैं इसमें पुट कर लेता हूँ टी नॉट, तो गैमा डॉट टी नॉट सिग्मा ऑफ u। जब मैं टी नॉट पुट करता हूँ तो टी नॉट से मेरे पास पॉइंट्स बनते हैं u ऑफ टी नॉट, v ऑफ टी नॉट, जो बेसिकली u नॉट v नॉट हैं। तो ये जो मेरे पास गैमा ऑफ u है ये आ जाता है एट पॉइंट u नॉट और v नॉट, और du बाई डी टी जब t की वैल्यू t नॉट हो, प्लस इस सिग्मा का डेरिवेटिव v और t नॉट के कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास पॉइंट आता है u नॉट v नॉट, यानी बेसिकली आप कह ये सकते हैं कि ये मेरे पास अल्फ़ा बीटा डोमेन है गैमा की। यहाँ से टी नॉट पे ऑपरेट करते हैं तो ओपन सेट का एलिमेंट u नॉट और v नॉट बनता है। इसके ऊपर सिग्मा ऑपरेट होता है तो मेरे पास सरफेस के ऊपर एलिमेंट p बन जाता है। तो टी नॉट पे जब गैमा ऑपरेट होता है पहले पार्ट में, तो टी नॉट चला जाता है u नॉट v नॉट पे, और फिर उस पर मज़ीद गैमा ऑपरेट होता है यानी सिग्मा के थ्रू, तो पॉइंट p चला जाता है सरफेस पे। तो टी नॉट के ऊपर u ऑफ टी नॉट और v ऑफ टी नॉट u नॉट v नॉट है, तो सिग्मा ऑफ v इसी तरह से ये u नॉट और v नॉट पे हो गया, और dv बाई डी टी एट पॉइंट t इज इक्वल टू टी नॉट। du बाई डी टी हल किया है, उसमें t इज इक्वल टू टी नॉट पुट कर दिया है, कोई नंबर बन गया है। इस नंबर को अगर मैं a कह लूँ, डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें पॉइंट पुट कर दिया तो कोई नंबर बन गया, उसका नाम मैंने a रख लिया। और ये जो v का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू t, इससे भी कोई नंबर बन गया, t की जगह टी नॉट पुट करने से, उसका नाम मैंने b रख लिया। तो मेरे पास जो गैमा डॉट टी नॉट है वो इक्वल आ गया, इसको a लिखा और पहले लिख लिया a सिग्मा u एट u नॉट v नॉट, इस डेरिवेटिव को मैंने b लिखा और पहले लिख लिया, और फिर सिग्मा ऑफ v एट u नॉट v नॉट। ये किस शक्ल का एलिमेंट बन गया, क्या बन गया जिस शक्ल के एलिमेंट्स w में हैं? जी बिल्कुल, ये उसी शक्ल का एलिमेंट बन गया जिस शक्ल के एलिमेंट्स w में हैं। मैंने एलिमेंट लिया था TPS का, गैमा डॉट टी नॉट शो कर दिया वो w में है, तो इससे नतीजा क्या निकला? इससे नतीजा ये निकला कि जो टेंजेंट स्पेस TPS है वो सबसेट है w का। मुझे प्रूव करना है कि TPS और w इक्वल हैं। मैंने TPS को w का सबसेट शो कर दिया। अब मैं शो करूंगा कि w सबसेट है TPS का। अब मैं शो करने लगा हूं, क्या शो करने लगा हूं कि w सबसेट है TPS का। कैसे शो करेंगे? w का एक एलिमेंट लेंगे और शो करेंगे कि वो एलिमेंट कहाँ पर मौजूद है, TPS में मौजूद है। w को TPS का सबसेट शो करने के लिए एक w का एलिमेंट ले लेते हैं। w का एलिमेंट किस तरह का होगा? w का एलिमेंट होगा a सिग्मा का डेरिवेटिव पार्शल u के रिस्पेक्ट से एट u नॉट v नॉट, प्लस b सिग्मा का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट से
एट यू नॉट वी नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये डब्ल्यू का एलिमेंट ले लिया, डब्ल्यू का एलिमेंट लिया है तो इसमें जो ए और बी हैं वो कहाँ से हैं, वो रियल नंबर्स हैं। अब मुझे ढूंढनी है एक कर्व। क्या ढूंढनी है? एक कर्व, ऐसी कर्व जो सरफेस में हो, जो पी में से पास कर रही हो। अगर वो कर्व पी में से पास करेगी तो उसका डेरिवेटिव जो है वो टी पी एस में होगा। मुझे मालूम करनी है एक कर्व कि उस कर्व का जो टेंजेंट वेक्टर है, जो उसका डेरिवेटिव है, वो टी पी एस में हो और वो ये हो, क्योंकि मुझे इस एलिमेंट को शो करना है जो मैंने अब W में से लिया है, मैंने शो करना है कि ये एलिमेंट टी पी एस में है। मुझे मालूम करनी है एक कर्व जो P में से पास करे, जिसका टेंजेंट वेक्टर जब मालूम किया जाए तो वो ये बने। अगर कर्व P में से पास कर रही होगी तो उसका टेंजेंट वेक्टर टी पी एस में होगा, और अगर उसका टेंजेंट वेक्टर ये बन गया तो इसका मतलब है ये वाला एलिमेंट टी पी एस में है और W का एलिमेंट टी पी एस में शो हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, W टी पी एस का सबसेट बन जाएगा। तो मुझे मालूम करनी है जी एक कर्व। वो कर्व मैं खुद से डिफाइन करने लगा हूँ। डिफाइन करने लगा हूँ मैं कर्व गैमा। इसकी कोई डोमेन होगी और इसके आंसर्स कहाँ आए? एस में आए। किस तरह से? फार्मूले को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि गैमा ऑफ टी का आंसर लेने लगा हूँ मैं सिग्मा ऑफ यू नॉट प्लस ये जो W का एलिमेंट लिया है, इसमें ये जो A आ रहा है ये ले लें यहाँ पे यू नॉट ए टी, और V नॉट प्लस ये जो दूसरा एलिमेंट B आ रहा है ये ले लिया जाए बी टी। ये मैंने कर्व डिफाइन की है। अभी मैंने कर्व की डोमेन नहीं बताई कि मैं डोमेन क्या रखने लगा हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि ये कर्व जो है ये कहाँ से पास कर रही हो? P में से पास कर रही हो, सरफेस के ऊपर हो। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये कर्व P में से पास कर रही हो और सरफेस के ऊपर हो, तो ये कर्व जब यहाँ पे डोमेन के किसी एलिमेंट पे ऑपरेट हो तो एक आंसर क्या आना चाहिए? यू नॉट वी नॉट आंसर आना चाहिए। और दूसरा, जब ये डोमेन के किसी एलिमेंट पे ऑपरेट हो तो वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर इस ओपन सेट U में आने चाहिए। तो मैं चाहता ये हूँ कि डोमेन के किसी पॉइंट पे ऑपरेट करूँ इस गैमा को तो आंसर आए U नॉट V नॉट। और बहुत आसान सी बात है, जब मैं गैमा 0 पे ऑपरेट करूँ तो सिग्मा ऑफ U नॉट V नॉट बन रहा है, और सिग्मा ऑफ U नॉट V नॉट तो हमें पता है क्या है? P है। इसका मतलब है ये जो मैं कर्व बनाने जा रहा हूँ ये कर्व कहाँ से पास कर रही है? P में से। जब मैं इसका आंसर 0 पर मालूम करता हूँ तो सिग्मा ऑफ U नॉट V नॉट बनता है, और सिग्मा ऑफ U नॉट V नॉट किसके बराबर है? P के जो सरफेस में मौजूद है। तो पहला हिस्सा T नॉट पे ऑपरेट करके यहाँ से U नॉट V नॉट और U नॉट V नॉट आगे P पे जा रहा है। पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। दूसरा हिस्सा मैं ये चाहता हूँ कि इस इंटरवल में से ऑपरेट करने के बाद आंसर जो है वो हमेशा U नॉट V नॉट के करीब रहें, इस सेट U के अंदर रहें। अगर आंसर हमेशा यहाँ U के अंदर रहेंगे, ऐसी डोमेन लूँगा मैं, तो इन आंसर्स की इमेजेस हमेशा सरफेस में रहेंगी, S इंटरसेक्शन W में रहेंगी, और मेरी जो कर्व है वो S में बनेगी। ऐसी डोमेन चूज़ करना चाहता हूँ कि मेरे आंसर्स जो हैं वो हमेशा सेट U में ही रहें। आंसर्स अगर U में ही रहेंगे तो फिर उसकी इमेज के आंसर आगे S इंटरसेक्शन W यानी S में रहेंगे, और मेरी ये कर्व जो है वो कहाँ बन जाएगी? S में बन जाएगी। ये डोमेन अभी मुझे चूज़ करनी है। एक हिस्सा मैं चूज़ कर चुका हूँ कि इस डोमेन में 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 के ऊपर आंसर क्या आ रहा है? U नॉट V नॉट आ रहा है। बाकी डोमेन कैसे सिलेक्ट की जाए? हम चाहते ये हैं कि ये वाले पॉइंट U नॉट AT और V नॉट BT कहाँ रहें? U में रहें। कहाँ रहें? U में रहें। U नॉट V नॉट कहाँ है? U में है। चूंकि U नॉट V नॉट U में है
और u कैसा सेट है, ओपन सेट है। ओपन सेट है तो हमें मिलेगा एक पॉजिटिव रियल नंबर r। किस तरह का होगा कि जब मैं ओपन बॉल SR u0 v0 बनाऊंगा तो वो हमेशा सबसेट रहेगा u का। अब मैं चाहता बेसिकली ये हूं कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं u0 AT और v0 BT वो इस ओपन बॉल में आ जाएं। अगर ये वाले पॉइंट इस ओपन बॉल में होंगे तो उसका मतलब है ये सारे पॉइंट कहाँ होंगे, सेट u के अंदर होंगे। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे ये पॉइंट्स u0 प्लस AT और v0 प्लस BT कहाँ आए, SR u0 v0 में, ये इसमें आएंगे तो u में रहेंगे। और जब ये पॉइंट्स u में रहेंगे तो उन पे सिग्मा ऑपरेट होगा, तो जो मेरी कर्व बनेगी फाइनली वो कहाँ रहेगी, S इंटरसेक्शन W में रहेगी, यानी S में रहेगी। और अगर ये पॉइंट्स इस ओपन बॉल में हैं तो इन पॉइंट्स का सेंटर से जो D है, इस पॉइंट का D निकालें सेंटर से। याद है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इस पॉइंट का सेंटर से D निकालने लगा हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और इसको लेस आना चाहिए किससे, r से। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर कर लें और इधर से टी स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर इज़ लेस देन आर स्क्वायर। उधर ले जाएं स्क्वायर रूट ले लें तो टी अगर मैं कहाँ से लूँ, माइनस आर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और आर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये उधर ले जाएं स्क्वायर रूट ले लें तो टी अगर इन दो नंबर्स के दरमियान होगा तो हमारे u0 प्लस AT v0 प्लस BT कहाँ रहेंगे, SR u0 v0 के अंदर रहेंगे। ये इसमें रहेंगे तो ये u में रहेंगे, और अगर ये सारे पॉइंट्स u में रहेंगे, ये कर्व u में बनेगी तो इसकी इमेज हमेशा S इंटरसेक्शन W में बनेगी, या कह लें S में बनेगी। तो जो डोमेन है वो मैंने क्या लेनी है, माइनस R ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से लेकर R ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट तक, और ऐसी सूरत में इसकी इमेजेस कहाँ जाएंगी, S में जाएंगी। ये सारे पॉइंट u0 प्लस AT v0 प्लस BT कहाँ होंगे, इस ओपन बॉल में होंगे। इस ओपन बॉल में होने का मतलब है u में होंगे, ये सारे पॉइंट्स u में होंगे, ये कर्व u में बनेगी तो सिग्मा ऑपरेट करने के बाद कर्व S में होगी। तो अगर मैंने ये गैमा डिफाइन की है माइनस आर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से आर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट तक की डोमेन लेते हुए, और S में और गैमा ऑफ टी का फार्मूला क्या रखा है, सिग्मा ऑफ u0 प्लस AT और v0 प्लस BT। तो इसका जो गैमा ऑफ ज़ीरो है वो सिग्मा ऑफ u0 v0 P यानी S में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली जो गैमा है, गैमा इज़ ए कर्व इन S थ्रू P। ये कर्व है S में और पास कर रही है P में से। P में से कब पास करती है, जब हम T की वैल्यू 0 लेते हैं। गैमा का डेरिवेटिव लेने से हमारे पास बनेगा टेंजेंट वेक्टर, और T 0 लेने पे वो टेंजेंट वेक्टर बनेगा एट द पॉइंट P। यानी गैमा डॉट 0 जो होगा टेंजेंट वेक्टर है, 0 लेने से पॉइंट P बन रहा है, तो ये टेंजेंट वेक्टर एट P है। और टेंजेंट वेक्टर एट P तो कहाँ पर मौजूद है, TPS में मौजूद है। गैमा डॉट 0 TPS में मौजूद है। अगर मैं किसी तरह से प्रूव कर दूं कि गैमा डॉट 0 जो है वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब होगा ये वेक्टर कहाँ है, TPS में है। ये वेक्टर था कहाँ का, W का एलिमेंट TPS में चला जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। तो मैं गैमा डॉट 0 मालूम करता हूँ, लेकिन गैमा डॉट 0 मालूम करने से पहले मैं गैमा डॉट मालूम करता हूँ। गैमा डॉट एट T, इसका चेन रूल से सिग्मा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ये हमारा u है u0 प्लस AT।
इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ए आ जाएगा। ये डेरिवेटिव मैं ऐसे ही मालूम कर रहा हूं जैसे पहले मैंने मालूम किया था चेन रूल से, प्लस इस सिग्मा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी और फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t b आ गया। और इसमें पुट कर लें t की जगह 0, क्योंकि मुझे टेंजेंट वेक्टर चाहिए एट p पे। इस कर्व से पॉइंट p बनता है जब t को 0 लिया जाए, तो t को 0 लेने से गामा डॉट 0 आ जाएगा, सिग्मा u एट t 0 लेने से सिग्मा की वैल्यू u नॉट v नॉट पे बनती है, तो t 0 लेने से सिग्मा के डेरिवेटिव की वैल्यू भी u नॉट और v नॉट पे बनेगी। साथ में ये a प्लस ये वाला b और सिग्मा का डेरिवेटिव v और t नॉट 0 लेने से पॉइंट हमारे पास बेसिकली कौन सा बनता है, u नॉट v नॉट, तो ये सिग्मा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v एट u नॉट v नॉट है। ये एलिमेंट आ गया। ये एलिमेंट तो वही है जहां से हमने शुरू किया था। चूंकि हमारा गैमा डॉट u जो है वो TPS में है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट TPS में है। इसका मतलब हुआ सिग्मा u एट u नॉट v नॉट इंटू a प्लस b इंटू सिग्मा v एट u नॉट v नॉट, ये आ गया कहाँ पर, TPS में। एलिमेंट हमने किसका लिया था, W का एलिमेंट TPS में आ गया, तो साबित हो गया कि जो W है वो TPS का सबसेट है। इससे पहले हमने साबित कर दिया था TPS W का सबसेट है, अब हमने साबित कर दिया W TPS का सबसेट है। तो क्या प्रूव हो गया, प्रूव ये हो गया कि जो TPS है वो किसके इक्वल है, W के, और जो W हमने बनाई थी वो तो आर क्यूब की सबस्पेस थी, जो सिग्मा u u नॉट v नॉट और सिग्मा v u नॉट v नॉट से जनरेट हो रही थी। इसका मतलब है TPS क्या है, TPS इज ए वेक्टर सबस्पेस या सिंपली सबस्पेस कह लें ऑफ आर क्यूब, और जनरेट हो रही है, जनरेटेड बाय सिग्मा u एट u नॉट v नॉट और सिग्मा v एट u नॉट v नॉट। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो टेंजेंट स्पेस होती है वो एक वेक्टर स्पेस होती है, और वो कितने एलिमेंट से जनरेट होती है, 2 एलिमेंट से जनरेट होती है, वो 2 वेक्टर से जनरेट होती है, सिग्मा u नॉट v नॉट और सिग्मा v u नॉट v नॉट से। ये भी बेसिकली टेंजेंट वेक्टर्स ही हैं, ये भी कर्व्स ही बन रही हैं सरफेस के ऊपर एट पॉइंट P। तो टेंजेंट स्पेस को हमने प्रूव कर लिया कि वो एक वेक्टर स्पेस होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ करते हैं जिनके अंदर हम टेंजेंट स्पेस या कह लें सरफेस का डिफरेंट पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन मालूम करते हैं। हमने डिफाइन की है टेंजेंट स्पेस। हमने कहा है अगर S हमारे पास कोई सरफेस है और P इस सरफेस पे कोई पॉइंट है तो टेंजेंट स्पेस TPS है, जिसको हमने टेंजेंट स्पेस कहा है, और हम इसको टेंजेंट प्लेन भी कहते हैं। हमने कहा यह है कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, इसमें वेक्टर स्पैन हो रहे हैं सिग्मा u नॉट v नॉट और सिग्मा v u नॉट v नॉट से, यानी इनके साथ कोई स्केलर्स, कोई रियल नंबर्स मल्टीप्लाई करके और ऐड करके जो वेक्टर्स बन रहे हैं वो वेक्टर्स का सेट TPS है, टेंजेंट स्पेस है या कह लें टेंजेंट प्लेन है। प्लेन हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये 2 वेक्टर से जनरेट हो रहा है, और हर वो स्पेस आर क्यूब के 2 वेक्टर से जनरेट होती है वो हमेशा एक प्लेन बनता है, वो हमेशा क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। तो ये प्लेन है। क्वेश्चन इस वक्त ये है कि हमारे पास कुछ सरफेस पैचेस दिए हुए हैं और हमने टेंजेंट प्लेन जो है वो मालूम करने हैं। क्या मालूम करने हैं, टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है। ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन है, मुझे इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। जनरली किसी भी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मालूम करने का मेथड क्या होगा, उसका मेथड ये होगा कि आप उसका नॉर्मल वेक्टर मालूम करें सबसे
प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है, आप क्या मालूम करें, नॉर्मल वेक्टर मालूम करें। नॉर्मल वेक्टर कैसे मालूम करें, वो प्लेन जनरेट हो रहा है इन दो वेक्टर्स से, ये दोनों वेक्टर उस प्लेन के अंदर हैं जो प्लेन हम मालूम करना चाहते हैं। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स प्लेन के अंदर हैं और हम इन दोनों का क्या ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा जो उस प्लेन के साथ 90 का एंगल बना रहा है, यानी हमारे पास प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। अगर ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मेरे पास ए, बी और सी है और मुझे इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है P, फर्ज करें वो x0, y0 और z0 है, तो अगर मेरे पास प्लेन के ऊपर एक पॉइंट मौजूद हो और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मौजूद हो, तो प्लेन की इक्वेशन हमें मालूम है क्या होती है, a इंटू एक्स माइनस x0 प्लस b इंटू वाई माइनस y0 और प्लस c इंटू z माइनस z0 इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले से हम प्लेन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्लेन की इक्वेशन मालूम करनी है। सबसे पहले हम मालूम करेंगे सिग्मा u एट पॉइंट u0 v0, सिग्मा v उस पॉइंट के ऊपर, और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर इस्तेमाल करते हुए इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास टेंजेंट प्लेन की या कह लें टेंजेंट स्पेस की इक्वेशन आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जो हमारे पास सिग्मा है वो हमारे पास u v और u स्क्वेयर माइनस v स्क्वेयर है। इसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू u, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट u का 1, v का 0 और u स्क्वेयर का 2u, v स्क्वेयर का 0, ये 1 0 और 2u आ गया। सिग्मा v कैलकुलेट किया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, फर्स्ट कोऑर्डिनेट u का 0, v का 1 और थर्ड कोऑर्डिनेट में u स्क्वेयर का 0 और v स्क्वेयर का माइनस 2v। ये मेरे पास सिग्मा u और सिग्मा v आ गए। मुझे कर्व के ऊपर पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट मेरे पास x0, y0 और z0 है। अगर मैंने इसका नाम ये रख लिया है, मुझे मालूम करने हैं सिग्मा u और सिग्मा v एट u0 v0। u0 v0 नहीं मुझे गिवन, ये सिग्मा u और सिग्मा v मुझे u0 v0 पे कैलकुलेट करने हैं, जो u0 v0 हमारे ओपन सेट u में मौजूद है। हमें सरफेस के ऊपर पॉइंट गिवन है लेकिन u0 v0 नहीं गिवन है, हम u और v इनकी मदद से मालूम कर लेते हैं। कैसे, जो सिग्मा ऑफ u v है उससे ये आंसर बनना चाहिए, u v और u स्क्वेयर माइनस v स्क्वेयर आना चाहिए। सरफेस के ऊपर पॉइंट 1 1 और 0, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करते हैं और u और v की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। वो वाला u0 और v0 होगा जिस u0 v0 को यहाँ पर लिखने से ये वाला पॉइंट जनरेट हो रहा है। तो u इज इक्वल टू 1, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया, सेकंड कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया, v इज इक्वल टू 1, यही हमारे पास u0 और v0 आ गया। 1 और 1 थर्ड कोऑर्डिनेट को इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। सिग्मा u मालूम करना है मुझे इस पॉइंट पर यानी 1 1 पे। इस सिग्मा u में u की जगह 1 और v की जगह 1 पुट किया, v है ही नहीं इसमें, u की जगह 1 पुट करने पे 1 0 2 आ गया। सिग्मा v भी कैलकुलेट किया इस पॉइंट 1 और 1 पे, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, सेकंड 1 और थर्ड में v की जगह 1 लिखा तो -2 आ गया। ये मेरे पास सिग्मा u और सिग्मा v आ गए। नॉर्मल वेक्टर को अगर मैं n लिख दूं, a, b और c कह दूं, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा सिग्मा u और सिग्मा v के क्रॉस प्रोडक्ट से एट दिस पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किए हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट i, j और k सिग्मा u के कंपोनेंट्स जो क्या है हमारे पास 1 0 2 और फिर सिग्मा v के कंपोनेंट जो हमारे पास 0 1 और -2 हैं। इस डिटर्मिनेंट को हल करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a, b और c की। i के साथ आ रहा है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे, i के साथ 0 -2 यानी -2 आ गया, j के साथ आ रहा है -2 -0 और प्लस k के साथ आ रहा है 1 -0।
इसको मैं इसी तरह से अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना चाहूँ तो ये तो नोटेशन ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। i कंपोनेंट -2, j कंपोनेंट 2 और k कंपोनेंट 1, ये मेरे पास वैल्यू आ गई a, b और c की। मेरे पास पॉइंट x0, y0, z0 पहले ही मौजूद है और मुझे लिखनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। जी अभी मैंने फार्मूला लिखवाया था, याद है क्या था जी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन उस फार्मूले के मुताबिक जो मैंने लिखवाया था वो था a x माइनस x0 प्लस b y माइनस y0 प्लस c z माइनस z0 इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू -2 है, x0 की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, y0 की वैल्यू 1 है, प्लस c की वैल्यू 1 है और z0 की वैल्यू 0 है। ये -2x प्लस 2 प्लस 2y माइनस 2 प्लस z इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गए। कॉमनली हमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव अच्छा लगता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 2x माइनस 2y और माइनस का z इज इक्वल टू 0। ये क्या निकल आई मेरे पास? टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। सिमिलर लाइंस के ऊपर पार्ट 2 है, पार्ट 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 में पैरामीटर्स r और थीटा हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरामीटर्स u और v हों या r और थीटा हो जाएं, कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं है। इसके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r कैलकुलेट करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू r फर्स्ट टर्म में r का 1 तो कॉस हार्मोनिक थीटा आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में r का 1 और साइन हार्मोनिक थीटा आ गया और थर्ड कोऑर्डिनेट में r स्क्वायर का 2r आ गया। ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r आ गया। और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस हार्मोनिक थीटा का डेरिवेटिव साइन हार्मोनिक थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन हार्मोनिक का डेरिवेटिव कॉस हार्मोनिक थीटा और थर्ड कोऑर्डिनेट में थीटा है ही नहीं, 0। हमें ज़रूरत है नॉर्मल वेक्टर की और हमें ज़रूरत है पॉइंट की। पॉइंट जो है वो उसने दिया हुआ है 1 0 1, ये हमारा x0 y0 और z0 है। नॉर्मल वेक्टर के लिए हमें पता होने चाहिए पैरामीटर्स r और थीटा। और r और थीटा कैसे मालूम करेंगे, r0 और थीटा नॉट कैसे मालूम करेंगे? उसके लिए हमें ये जो फार्मूला गिवन है, हमें इस फार्मूले की मदद से मालूम करने हैं। हमें वो r0 और थीटा नॉट ढूंढने हैं कि यहाँ लिखने से आंसर हमारे पास 101 सरफेस का पॉइंट आ जाए। तो हम वो r और थीटा ढूंढना चाहते हैं कि r कॉस हार्मोनिक थीटा, r साइन हार्मोनिक थीटा और r स्क्वायर का आंसर कितना आ जाए, 1 0 और 1। इन तीनों को इक्वेट करके r और थीटा मालूम कर लेंगे। सबसे ज़्यादा आसान इस वक्त थर्ड कोऑर्डिनेट को इक्वेट करना है। यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई और r की वैल्यू +-1, दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई, लेकिन दो नहीं मालूम करनी है। याद रहे हमारे पास जो सिग्मा है ये एक होम्योमॉर्फिज्म है, इसमें हर एलिमेंट की, हर पॉइंट की इमेज यूनिक आनी चाहिए। यानी अगर मैं r को 1 लूँगा तो कोई और आंसर आएगा, r को -1 लूँगा तो डिफरेंट आंसर आएगा। मुझे r वो वाला लेना है जिससे 1 0 और 1 जवाब आए। फिलहाल तो r को 1 लूँ या -1 लूँ, थर्ड कोऑर्डिनेट r स्क्वायर का आंसर तो 1 ही आ रहा है, लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट का आंसर क्या आ रहा है, उसके लिए r और थीटा मालूम करने के लिए मैं इक्वेट करने लगा हूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को r cos हार्मोनिक थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं r को इसमें 1 लिखूं तो cos हार्मोनिक थीटा इज इक्वल टू 1, r को 1 लिखा है मैंने। और cos हार्मोनिक थीटा 1 कौन से एंगल के लिए होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 लेने से। कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं या हार्मोनिक का फार्मूला इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि थीटा 0 लेंगे तो cos हार्मोनिक 0 का आंसर 1 आएगा। और अगर मैं कोशिश करूं r को -1 लेने से, r को अगर मैं -1 लूँगा, अगर मैं r को -1 लेकर यहाँ से थीटा हल करने की कोशिश करूं तो -cos हार्मोनिक थीटा इज इक्वल टू 1, cos हार्मोनिक थीटा इज इक्वल टू -1 और cos हार्मोनिक थीटा कभी भी -1 नहीं होता। इसका मतलब है r की वैल्यू -1 लेने पे हमारे पास थीटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जो r और थीटा हमें चाहिए थे, उनको अगर मैं r0 और थीटा नॉट कह लूँ तो r0 मेरे पास 1 है और थीटा नॉट मेरे पास 0 है।
हमें मालूम करना है नॉर्मल वेक्टर। ये जो r और थीटा की वैल्यूज हैं ये सिग्मा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r और सिग्मा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इनको अगर मैं 1 और 2 का नाम दे लूं तो ये r और थीटा पुट करते हैं 1 और 2 में। 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिग्मा r बन जाएगा हमारे पास सिग्मा का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, थीटा को 0 लेने से cos हार्बोलिक 0 1, साइन हार्बोलिक 0 0 और r को 1 लेने पर 2, और सिग्मा का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा एट दिस पॉइंट 1 और 0, r को 1 लेना है, थीटा को 0 लेना है, r को 1 लिया, थीटा को 0 लिया, साइन हार्बोलिक 0 0 होता है, ये 0 बन गया, r को 1 लिया, थीटा को 0 लिया, r 1 और cos हार्बोलिक 0 भी 1, तो 1 इंटू 1 1 आ गया और ये 0, थर्ड कोऑर्डिनेट 0। ये मेरे पास आ गए सिग्मा r और सिग्मा थीटा। इनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। जो नॉर्मल वेक्टर n है मेरे पास a b और c, वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है। क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की शेप में i j और k, और सिग्मा r के कंपोनेंट्स 1 0 और 2, और सिग्मा थीटा के कंपोनेंट 0 1 और 0, और ये i के साथ आ जाएगा 0 -2 यानी -2, माइनस j के साथ आ जाएगा 0 -0, प्लस k के साथ आ जाएगा 1 -0, यानी ये मेरे पास आ गया -2 0 और 1। मेरे पास नॉर्मल वेक्टर मौजूद है ए बी सी, मेरे पास पॉइंट मौजूद है x0 y0 z0, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का फार्मूला जी अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, याद है क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन a इंटू x माइनस x0 प्लस b इंटू y माइनस y0 और प्लस c इंटू z माइनस z0। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू है मेरे पास -2 और x0 की वैल्यू है मेरे पास 1, b की वैल्यू है 0 तो बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं रह गई, c की वैल्यू है 1 और z0 की वैल्यू है मेरे पास 1। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2x प्लस 2, और यहाँ पे से 1 से मल्टीप्लाई करके z माइनस 1 ही रहा, -2x प्लस z और 2 माइनस 1 1 हो गया। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव अच्छा लगता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो 2x माइनस z माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन का आंसर आ गया। तो हमने मालूम कर लिए टेंजेंट प्लेन दो सरफेस पैचेस के लिए। सरफेसेस के ऊपर बेसिकली कह सकते हैं, क्योंकि सरफेस का कोई भी पॉइंट लेंगे तो टेंजेंट प्लेन मालूम करने के लिए हम उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली एक सरफेस पैच लेंगे जिस सरफेस पैच में वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो। नेक्स्ट टाइम हम डिफाइन करेंगे कि दो सरफेसेस के दरमियान में भी क्या फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं, और अगर डिफाइन किए जा सकते हैं तो कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम दो सरफेसेस के दरमियान फंक्शंस डिफाइन करना सीखेंगे।